एक 30 साल की बेहद खूबसूरत महिला अपने पति के साथ अपने कमरे में सो रही थी। जैसे ही रात के तकरीबन 12 बजता है तो जाब उसका पति पूरी तरह से नींद में खो जाता है। तो अचानक से वह अपनी खिड़की को खोलती है और खिड़की से रस्सा डाल करके अपने दो प्रेमियों को अपने कमरे में बुला लेती है। जब उसके दोनों आशिक उसके कमरे में दाखिल हो जाते हैं तो वह उनके साथ जोरदार तरीके से बारी बारी से अजीबोगरीब तरह के गलत रिश्ते बनाने लगती है। इधर कमरे में यह सब कारनामा चल रहा था और बाहर उस 30 साल की बहू का ससुर खिड़की से झांकता हुआ यह सारा नज़ारा देख रहा था और मन में सोच रहा था कि मेरी बहू हम लोगों के सामने कितनी सुंदर और संस्कारी दिखती है और ये दो प्रेमियों के साथ कैसे गुलछारा उड्ढा रही है। हालांकि जिब तक उन तीनों का खेला शांत नहीं होता तब तक ये देखते रहता है और मन में ये तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बहू का स्वाद लेकर ही रहेगा। ऐसे ही कुछ समय बाद एक दिन अपने बहू के रूम में जाता है और उसके साथ ऐसा कुछ कर देता है जो आज तक बहू के प्रेमी भी नहीं कहे थे। तो दोस्तों, ये सच्ची और हैरान कर देने वाली घटना को बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। ये एक सच्ची घटना है जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में घटित हुई थी। इस गांव में एक परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम था ठाकुर दास। उनकी पत्नी का नाम शालिनी था और उनका एक ही बेटा था जिसका नाम रविंद्र था। ठाकुर दास एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कठिनाइयों के बावजूद दिन रात काम करते रहते थे। उनके पास 2 से 3 एकड़ जमीन थी जिस पर वह खेती करते थे। इसके अलावा कभी कभी वह बाहर मजदूरी भी करते थे ताकि परिवार का गुजारा हो सके। ठाकुर दास अपनी मेहनत और संघर्ष के बावजूद अपने बेटे रविंद्र को हमेशा शिक्षा पर जोर देते थे। ठाकुरदास रविंद्र से अक्सर कहते थे कि बेटा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो क्योंकि ज्ञान से ही तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। गरीबी एक ऐसी कैद है जो इंसान को हर दिन तंग करती है। अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बनोगे तो तुम्हारे पास खुशहाली आएगी और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे परिवार को भी मिलेगा। समय बीतता गया लेकिन ठाकुर दास के शब्द रविंद्र के दिल में गहरे उतर गए थे। उनके माता पिता का सपना था कि उनका बेटा गरीब नहीं रहेगा, वह एक सफल इंसान बनेगा। तो दोस्तों, रविंद्र जो होता है अपने पिता की बात को मानकर पढ़ने लिखने में खूब मन लगाता है। इसी तरह अब ठाकुरदास के बेटे रविंद्र की उम्र तकरीबन 20 से 21 वर्ष हो चुकी थी। ठाकुरदास देखता है कि उसके बेटे की कहीं पर भी सरकारी नौकरी नहीं लगी, लेकिन अब उसका बेटा विवाह के लायक हो चुका है। इधर रविंद्र जो था, कई बार उसने नौकरी का प्रयास किया लेकिन नौकरी नहीं लगा। इसीलिए ठाकुरदास अपने बेटे के विवाह के बारे में सोचने लगता है। फिर कुछ दिन के बाद ठाकुरदास एक गरीब परिवार की ज्योति नाम के लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह तय कर देता है। हालांकि जो ज्योति थी वो एक गरीब परिवार की बेटी थी, लेकिन देखने में बेहद खूबसूरत थी। ठाकुरदास ने सोचा था कि यह बेहद खूबसूरत लड़की और साथ में पढ़ी लिखी भी है तो उसके बच्चे की जिंदगी को संवार देगी। दोनों मिलकर के अपने घर का गुजारा चलाएंगे। दोस्तों, अब वो दिन भी आ जाता है जब ठाकुरदास के बेटे रविंद्र की बारात उस ज्योति के दरवाजे पर पहुंचती है और जब बाराती लोग रविंद्र की पत्नी ज्योति को देखते हैं तो देख करके एकदम से उनके होश उड़ जाते हैं। हर एक व्यक्ति यही कह रहा था कि आखिरकार इस गरीब लड़के को कितनी बेहद खूबसूरत पत्नी मिल गई। सब लोग बड़े अचंभित थे। इधर जब ज्योति बहू बनकर के ठाकुरदास के घर में आती है तो बहुत सारे रिश्तेदार जब उस बहू को देखते हैं तो देखकर बाह बाएं करने लगते हैं और कहते कि ठाकुरदास भाई, बेहद खूबसूरत बहू तुमने अपने लड़के के लिए पसंद की है। सारे रिश्तेदार, सारे आस पड़ोस के लोग बहुत खुश थे। घर में खुशियों का माहौल था, चारों तरफ भी खुशी छाई हुई थी। धीरे धीरे समय निकलने लगता है और अब ठाकुरदास का बेटा रविंद्र और ज्योति दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानने पहचानने लगते हैं। ज्योति ठाकुरदास के बेटे रविंद्र को पाकर बेहद खुश थी और रविंद्र भी अपनी इतनी खूबसूरत पत्नी को पाकर बहुत खुश था। रविंद्र अपनी पत्नी ज्योति की हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है और मेहनत मजदूरी करके किसी भी तरीके से अपने घर का गुजारा चलाता है, अपने माता पिता का भी ख्याल रखता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। तकरीबन 2 से 3 साल में रविंद्र के एक बेटी पैदा होती है तो रविंद्र बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। परिवार के लोग भी खुश होते हैं। ये खुशी बढ़ती चली जाती है। तकरीबन 1 से 1.5 साल बाद फिर से रविंद्र के घर में एक लड़के का जन्म होता है। अब तो ठाकुरदास के घर में खुशियों की बारिश होने लगती है। ऐसा लगने लगा था कि जब से ठाकुरदास के बेटे रविंद्र का विवाह हुआ है
ठाकुरदास के घर में खुशियों की बौछार हो रही है। ठाकुरदास बड़ा प्रसन्न था, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। तकरीबन रविंद्र के विवाह को 5 से 6 साल गुजर जाते हैं। अब रविंद्र पूरी तरीके से मजदूरी पर निर्भर हो गया था। पढ़ने लिखने की सारी कलाबाजी वह भूल चुका था। अब वह सिर्फ अपने जीवन का एक सिद्धांत बना लिया था। किसी भी तरीके से वह मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाएगा। धीरे धीरे समय निकलने लगता है। अचानक रविंद्र की एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसका नाम शैले होता है। दोस्तों, शैले जो होता है यहाँ वहाँ अपनी बाइक से कुछ सामान दुकानदारों के यहाँ पहुंचाया करता था, जिसे डीलर कहते हैं। शैल जो होता है रविंद्र को भी अपने साथ लगा लेता है। वो कहता है कि 2 बाइक से सामान हम छोटे छोटे दुकानदारों के यहाँ भेजेंगे, उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हम अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हैं। रविंद्र भी शैले के साथ ये काम करने लगता है। अब रविंद्र के घर में काफ़ी पैसा आने लगा था। कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि अब उसकी ज़िंदगी की जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। ज्योति भी इस माहौल में बहुत खुश थी। समय धीरे धीरे गुजरता है, लेकिन किसी को पता नहीं था अब उनके ऊपर कौन सा दुखों का पहाड़ गिरने वाला है। कहते हैं कब किस व्यक्ति पर कौन सी आफत आ जाए, इस बात को कोई नहीं जानता। दोस्तों, अब रविंद्र के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। एक दिन की बात है, रविंद्र कुछ छोटे दुकानदारों का सामान पहुंचाने के लिए उनके पास जा रहा था। ये अपनी बाइक पर काफ़ी रफ्तार से जा रहा था क्योंकि काफ़ी दुकानदारों के पास अपना सामान पहुंचाना था। उधर से एक बस काफ़ी रफ्तार से चली आ रही थी। वह बस पूरी तरीके से अनियंत्रित हो जाती है और रविंद्र की बाइक में टक्कर मार देती है। जब रविंद्र का एक्सीडेंट उस बस से होता है तो रविंद्र दूर जाकर के गिरता है। हालांकि उस एक्सीडेंट में रविंद्र को तो चोटें नहीं आती, लेकिन रविंद्र की आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली जाती है। दोस्तों, जब रविंद्र को और उसकी पत्नी को, उसके माता पिता को ये पता चलता है अब वह कभी देख नहीं पाएगा, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसका तो संसार ही अंधकारमय हो जाता है। रविंद्र जो होता है अपनी पत्नी ज्योति से कहता है कि अब हमारा क्या होगा, कैसे हमारे घर का गुजारा चलेगा, कौन हमारे बच्चों को पढ़ाए लिखेगा, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है और जिस व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है उसका संसार उजड़ जाता है। दोस्तों, ज्योति जो होती है वो कहती कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे तुम्हारी आंखें भी सही हो जाएंगी, चिंता मत करो। दोस्तों, ठाकुरदास की तो दुनिया ही लुट गई थी। जिसका जवान बेटा जवानी में ही अंधा हो जाए, उस बाप पर क्या बीत रही होगी है वह तो वही जान सकता है। दोस्तों, इधर समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। तकरीबन 4 से 5 महीने गुजरते हैं। रविंद्र की जो माँ थी, जिसका नाम शालिनी होता है, वह अपने बेटे की इतनी ज्यादा चिंता कर लेती है कि वह बीमार पड़ जाती है। दिन रात लोग बाग उसे समझाते हैं कि तुम्हारा बेटा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन शालिनी की अब दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी और बीमार होती चली जा रही थी। ठाकुरदास के पास जितना भी पैसा था वह पूरी कोशिश करता है कि वह अपनी पत्नी का इलाज करा के उसे सही करवा सके, लेकिन शालिनी को तो एक ऐसी चिंता खाई जा रही थी जिसका कोई इलाज नहीं था। तकरीबन 1 से 1.5 साल ही नहीं गुजरता है और शालिनी इस संसार को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, अब रविंद्र के परिवार की खुशियां पूरी तरीके से लुट चुकी थी। ठाकुरदास की पत्नी शालिनी इस संसार को छोड़कर चली जाती है। वह बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। एक तो उसका जवान बेटा जो अंधा बन गया है, दूसरे उसके घर में उसके नाती पोते हैं, जवान बहू है और घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ अकेला ठाकुरदास जो कि अब वृद्ध हो चुका है। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चला रहा था। दोस्तों, समय धीरे धीरे गुजरने लगता है तो रविंद्र के परिवार की स्थिति भी धीरे धीरे बिगड़ती चली जा रही थी। इधर उसकी जो पत्नी ज्योति थी वो अब उस स्थिति में जीना नहीं चाहती थी। अब वह अपने अलग ही ऐसो आराम की जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। अब उसे लगने लगता है उसका पति तो इस संसार को कभी देख नहीं पाएगा और उसके पति की आंखों की रोशनी के साथ उसकी जिंदगी की चमक भी कहीं गायब हो गई है, क्योंकि ज्योति ने कुछ और ही अलग सपने सजाए थे अपने जीवन के लिए। लेकिन जब से उसके पति रविंद्र की आंखों की रोशनी गई, तब से उसके संसार में अंधेरा सा छा गया। दिन भर अपने अंधे पति की सेवा करती, अपने बच्चों की देखभाल करती और इसी तरीके से समय गुजरता चला जा रहा था। ना तो उसके पास कोई ऐसो आराम था, ना ही सही बंगला था, ना ही गाड़ी थी, ना ही कुछ जेबरा थी, क्योंकि जो कुछ सोने के जेवरात उसके पास मौजूद थे वो उसके पति की आंखों के इलाज में सब कुछ बिक चुके थे। अब ज्योति बहुत निराश रहने लगती है। एक बात कही जाती है, जिस घर में खूबसूरत पत्नी हो और गरीबी उस दरवाजे पर दस्तक दे रही हो तो आसपास के लुचे लफंगे उस घर को बार बार गौर से देखने लगते हैं।
उस घर की तरफ निहारने लगते हैं दोस्तों। ऐसा ही कुछ अब ठाकुरदास के घर की तरफ भी होने लगा था। ठाकुरदास के उस मोहल्ले में दो व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम सोनू और विकास होता है। दोस्तों, सोनू जो कि एक ठेकेदारी का काम किया करता था और विकास जो कि एक जमींदार बाप का बेटा था, दोनों के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोनों बहुत गलत आदतों के शिकार हो चुके थे। दोनों की बहुत खराब आदत हो चुकी थी। जुआ, शराब और अय्याश, इन चीजों की लत उन दोनों को बहुत बुरी लग चुकी थी। दोस्तों, अब तो सोनू और विकास आए दिन रविंद्र की बेहद खूबसूरत पत्नी ज्योति को घूरने लगते हैं। अब उन्हें लगता है कि इनके परिवार में जो ठाकुर दास है वो तो दिन भर मजदूरी के लिए जाता है, रविंद्र जो है वो अंधा हो चुका है, तो अब हम ज्योति को क्यों ना अपने झांसे में फंसा लें। कहा जाता है कि गरीब की लुगाई और सबकी भौजाई, ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला था। दोस्तों, सोनू जो होता है बार बार ज्योति की मदद करने लगता है। कभी किसी तरीके से उसकी मदद करता तो कभी किसी तरीके से। अब ज्योति को भी सोनू की इस तरीके से मदद करना धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। अब ज्योति सोनू की तरफ आकर्षित होने लगती है। सोनू हर प्रकार से उसे मदद देने लगा था। अगर उसे कोई पैसे की मदद चाहिए हो तो भी दिया करता था, और अगर उसके पति को कहीं अस्पताल ले जाना हो तो भी सोनू उसकी मदद किया करता था। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। तकरीबन 4 से 6 महीने जब गुजरते हैं तो सोनू और ज्योति एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानने पहचानने लगते हैं। अब तो सोनू और ज्योति के बीच में दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती धीरे धीरे कब गलत रिश्तों में बदल जाती है इसका पता किसी को नहीं चलता है। अब तो ज्योति आए दिन में ही अपने उस सोनू के साथ हमबिस्तर होने लगी थी। कभी कभी दिन में उसके साथ जब उसका ससुर घर पर नहीं रहा करता था तो उसके साथ गलत रिश्ते बनाया करती थी। धीरे धीरे यह बात मोहल्ले में फैलने लगती है। ठाकुरदास तो अधिकांश अपने काम धंधे में लगा रहा करता था, और रविंद्र जो कि अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था, उसे संसार की तो कुछ खबर ही नहीं थी। अब आस पड़ोस के जो लोग थे वो ज्योति पर शक करने लगे थे। इधर जो विकास नाम का लड़का होता है वह भी ज्योति के पीछे पड़ जाता है। दोस्तों, एक दिन की बात है, तकरीबन दिन के 11 से 12 बजे का समय था। उस दिन ठाकुरदास घर पर नहीं था। ज्योति जो होती है अपने यार सोनू को अपने घर पर बुलाती है और घर के दरवाजे की कुंडी बिना लगाए ही अपने कमरे में ले जाकर सोनू के साथ अजीबोगरीब तरह के रिश्ते बनाने लगती है। उधर बाहर खड़ा खड़ा विकास इन सब चीजों पर गौर दे रहा था। जब उसे लगता है कि जरूर घर के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो विकास उस दरवाजे को खोलकर सीधा कमरे में दाखिल होता है। जब विकास कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि रविंद्र की पत्नी ज्योति और गांव का जो ठेकेदार है जिसका नाम सोनू है, वह दोनों आपत्तिजनक स्थिति में रिश्ते बना रहे हैं। विकास ये नज़ारा देखकर एकदम चौंक जाता है और दोनों को रंग हाथ पकड़ लेता है। दोस्तों, अब तो सोनू और ज्योति विकास के कदमों में गिर जाते हैं। कहने लगते हैं कि इस बात को किसी से कहना मत, वरना बहुत बड़ी बदनामी होगी। विकास जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ भी वो सब करना होगा जो तुम इसे सोनू के साथ करती हो। दोस्तों, ज्योति इस सब के लिए तैयार हो जाती है और अब ज्योति, विकास और सोनू दोनों को डील करने लगते हैं। दोनों को समय समय पर अपने पास बुलाने लगती है। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है, लेकिन अब ज्योति आए दिन इन दोनों के साथ गलत रिश्ते बनाया करती थी जो मोहल्ले की नज़रों से छुपते नहीं हैं। मोहल्ले वाले जो होते हैं बार बार जगह जगह चौराहों पर ये बातें करने लगते हैं कि जब से इसका पति अंधा हुआ तब से तो इसकी मौज हो गई, ये तो रोज़ नए नए लड़कों के साथ गलत रिश्ते बनाती है, ये एक चरित्रहीन स्त्री है। दोस्तों, कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। जब आस पड़ोस चौराहों पर यह बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं ठाकुरदास के कानों तक यह बातें पहुंच जाती हैं। जब ठाकुरदास को पता चलता है कि उसके बेटे की पत्नी ज्योति इस तरह की गलत हरकतों को अंजाम दे रही है तो वो अपनी बहू से कहता है कि बहू, यह सब ठीक नहीं है, तुम ये क्या कर रही हो? समाज हमें किस नज़रों से देख रहा है? क्या तुम्हें पता है लोग कैसी कैसी बातें हमारे खिलाफ कर रहे हैं? ये सब ठीक नहीं है। परमात्मा ने जिसको जैसा दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। एक समय था जब तुम्हारा पति भी तुम्हारा खूब ख्याल रखा करता था, लेकिन परमात्मा ने उसकी नज़रें छीन ली, तो क्या तुम अब अन्य पुरुषों के साथ अपना समय बिताओगी? ज्योति जो होती है वो अपने ससुर को डांटने लगती है। कहती है कि पिताजी, आप मुझ पर ये लांछन क्यों लगा रहे हो? जब आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे रंगे हाथ पकड़ लीजिए। मैं ऐसी वैसी स्त्री नहीं हूं। ज्योति जो होती है अपने ससुर को बहुत बुरी तरीके से डांट देती है। बेचारा ठाकुरदास मन मार कर रह जाता है। आखिरकार मैं कर भी क्या सकता था? पहले से ही दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा था। आखिर बहू से लड़ाई झगड़ा करके उसे क्या मिलने वाला था?
दोस्तों, ठाकुरदास जो होता है अब अधिकांश अपने घर पर नजर रखने लगा था। वो अन्य कई लोगों से भी कह देता है कि अगर कोई भी दिन के समय उसके घर में एंट्री करे तो वह उसे वीडियो रिकॉर्ड करके बता दे। अगर उसने किसी को भी अपने घर के अंदर जाते हुए देखा तो वह उसकी सीधी कंप्लेन करेगा। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। कोई भी व्यक्ति ठाकुरदास के घर में दिन के समय दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इधर ज्योति उन दोनों आशिकों से मिलने के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। उसका 1 मिनट का समय भी कटना मुश्किल हो रहा था। दोस्तों कहते हैं कि परमात्मा कब कौन सा चमक कर दे ये कोई नहीं जानता। इधर समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। तकरीबन जब 1 से 1.5 महीना ऐसे ही गुजर जाता है, ज्योति अपने किसी भी आशिक से मिल नहीं पाती है, तो ज्योति पूरी तरीके से हवस में पागल हो जाती है। क्योंकि अब उसे अपने पति में तो कोई रुचि थी ही नहीं। वह रविंद्र को ना ही थोड़ा बहुत समय दिया करती थी, ना ही अब उसका ख्याल रखा करती थी, ना ही उससे ज्यादा बातचीत किया करती थी। अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि रविंद्र इस संसार को छोड़कर चला जाए कितना अच्छा होगा। रविंद्र भी कहीं ना कहीं इस बात को भांप रहा था, लेकिन बेचारा अंधा होकर के उसका क्या कर सकता था। वह तो सिर्फ पड़ा पड़ा परमात्मा से यही दुआएं करता रहता था कि हे परमात्मा, आखिरकार तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इधर ज्योति के जो दोनों बच्चे थे वो भी धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। उन्हें भी अपने माँ के चरित्र पर संदेह होने लगा था। दोस्तों कहते हैं कि जब चारों तरफ आग लगी हो तो कुएं में भी चिंगारी पहुंच ही जाती है। ऐसी ही कुछ बात ज्योति के घर में हो रही थी। जब तकरीबन 1.5 से 2 महीने ज्योति अपने आशिकों से नहीं मिल पाती है तो फिर वह एक नया उपाय निकालती है। ज्योति अपने घर के दूसरे माले पर रहा करती थी। ज्योति के उस कमरे में एक खिड़की हुआ करती थी। उसी खिड़की से वह रस्सी को नीचे डाल देती है और अपने आशिकों से कहती है कि रात के तकरीबन 11 से 12 बजे तुम इस रस्सी को पकड़कर कमरे में आ जाया करो। उसके दोनों आशिक कहते कि अगर हम तुम्हारे कमरे में आएंगे तो तुम्हारा पति भी वहां मौजूद होगा, फिर क्या होगा। ज्योति जो होती है कहती कि हम अपने पति को किसी भी तरीके से नींद की गोली खिलाकर बुरी तरीके से सुला दूंगी, उसके बाद हम होंगे और तुम लोग होंगे। दोस्तों वह दोनों आशिक सोनू और विकास ज्योति की बात को मान लेते हैं और अब जैसे ही रात के 11 से 12 बजे का समय होता है, दोनों उस रस्सी को पकड़कर उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। अब तो रोज ज्योति के कमरे में उन दोनों आकर दाखिला हो जाते थे और घंटों तक जोरदार गलत रिश्ते बना करती थी। जब ज्योति के दोनों आशिक उसके कमरे में पहुंच जाए थे तो बहुत हंसी मजाक हुआ करता था। कुछ अजीबो गरीब तरह की आवाजें उस कमरे से निकला करती थी। दोस्तों ठाकुरदास जो होता है उसे पता था कि जब से उसके बेटे की आंखों की रोशनी गई है तब से उसने कभी भी खुलकर हंसा नहीं है। आखिरकार रात के समय में यह अजीबो गरीब तरह की आवाजें क्यों आती हैं? कौन है जो लोग उसकी बहू के कमरे में इस तरीके से शोर मचाते हैं, हंसते हैं? अब ठाकुरदास को अपनी बहू की करतूतों पर थोड़ा शक होने लगा था। जब तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक ठाकुरदास ऐसा रवैया अपनी बहू का देखता है तो उसे शक हो जाता है कि जरूर कुछ तो बात है। एक दिन की बात है, ठाकुरदास जो होता है अपनी बहू के दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। वह उस दिन देखना चाह रहा था कि आखिरकार कमरे के अंदर कोई दाखिल कैसे होता है। ठाकुरदास अपनी बहू के कमरे के द्वार पर एक जो खिड़की लगी हुई थी उस खिड़की से झांक करके सब कुछ देख रहा था। तकरीबन जैसे ही 11 से 12 बजे का समय होता है तो उसी गांव के 2 व्यक्ति जिनका नाम सोनू और विकास होता है, ऋषिके की सहायता से उसकी बहू के कमरे में पहुंच जाते हैं। ठाकुरदास देखता है कि उसकी बहू उन दोनों आशिकों से बहुत प्यार से बात कर रही थी, बहुत हंस खुलकर बात कर रही थी। तकरीबन 25 से 30 मिनट तक वह तीनों आपस में बातचीत करते हैं। कुछ देर बाद तीनों के शरीर पर रहता और तीनों बारी बारी से जोरदार तरीके से गलत रिश्ते बनाने लगते हैं। ठाकुरदास जब यह नज़ारा देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि हे परमात्मा, क्या इसी दिन के लिए तूने मुझे जिंदा रखा था? अच्छा होता कहीं मेरे बेटे की जगह मेरी आंखों की रोशनी चली जाती, कम से कम आज मैं यह नज़ारा तो ना देखता। ठाकुरदास का बेटा रविंद्र उसी बेड पर एक तरफ पड़ा हुआ था और उसी बेड पर उसकी बहू 2 आशिकों के साथ जोरदार तरीके से गलत रिश्ते बना रही थी। जब ठाकुरदास ने नज़ारा देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ठाकुरदास उस दिन पूरी तरीके से अपना आप को खो देता है। ठाकुरदास तुरंत ही अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में वह लाख सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद आती नहीं है। पूरी रात वही नज़ारा उसकी आंखों के सामने छाता रहता है। अब जैसे ही दूसरा दिन होता है तो ठाकुरदास जो होता है अपनी बहू से कहता है कि बेटी,
आज मेरे बेटे को मेरे कमरे में सुला दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरे कमरे में सोएगा तो मैं उससे कुछ बात तो कर सकता हूं। भले ही मेरा बेटा इस संसार को नहीं देख सकता, लेकिन मैं उससे कुछ बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अपनों के साथ ज्यादा बातें करने से व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। जब यह बात ठाकुर दास अपनी बहू ज्योति से बोलता है तो ज्योति को तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका पति उसके बीच में दीवार था। अब ज्योति कहती है कि ठीक है पिताजी, कुछ दिन के लिए आप अपने बेटे को अपने कमरे में सुला लीजिए। ठाकुरदास जो होता है अपने बेटे रविंद्र को अपने कमरे में अपने बेड पर सुला लेता है। इधर ज्योति जो होती है अपने कमरे में दिल खोलकर सोने लगती है, क्योंकि अब ज्योति को किसी बात का कोई डर नहीं था। इधर दास ने आज पूरी प्लानिंग कर ली थी कि वह अपनी बहू को मजा जरूर छकाएगा। इधर ठाकुरदास जो होता है जैसे ही रात के 10 से 11 बजे का समय होता है तो अपनी बहू के कमरे के बाहर खिड़की के पास छुप करके बैठ जाता है। इधर 11 से 12 बजे जब उसकी बहू ज्योति के दोनों आशिक सोनू और विकास उसके कमरे में एक रस्से की सहायता से दाखिल होते हैं तो ठाकुरदास उन्हें देख लेता है। ठाकुरदास पहले से ही सारी प्लानिंग करके चल रहा था। इधर ठाकुरदास बहू के कमरे की बाहर से कुंडी लगा देता है और नीचे जाकर के कि उस रश्य को एक दूसरी जगह बांध देता है ताकि कोई भी उस रश्य की सहायता से नीचे ना आ सके। इधर ठाकुरदास की बहू ज्योति को कुछ भी पता नहीं था उस कमरे की बाहर क्या कुछ हो रहा है। ठाकुरदास जो होता है जब देखता है कि उसकी बहू और दोनों आशिक एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते बनाने लगे हैं, तभी अचानक ठाकुरदास जो होता है उस कमरे में बुरी तरीके से पेट्रोल छिड़कने लगता है। ठाकुरदास जब उस कमरे में पेट्रोल छिड़कता है तो सोनू और विकास बुरी तरीके से डर जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार ये पेट्रोल कहाँ से आ रहा है। वह दोनों रस्सी को जब देखते तो रस्सी का सिरा दूसरी तरफ जा चुका था। वह दोनों उसी खिड़की से कूदकर अपनी जान तो नहीं दे सकते थे और रस्सी का सिरा उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। वे किसी तरीके से वहां से बचने की कोशिश करते हैं। इतने में ठाकुरदास जो होता है एक छोटी सी चिंगारी उस कमरे में छोड़ देता है। ठाकुरदास जब उस कमरे में एक चिंगारी छोड़ता है तो वो कमरे में जितने भी लोग दाखिल थे धा धाई करके जलने लगती हैं। वह तीनों चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन ठाकुरदास बाहर खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था। ठाकुरदास को बिल्कुल भी दया नहीं आती है दोस्तों। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वह तीनों बुरी तरीके से आग में झुलस जाते हैं। इधर ठाकुरदास किसी तरीके से आग पर काबू पाता है और उन तीनों की जान तो बचा लेता है, लेकिन अब वह तीनों की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। दोस्तों ठाकुरदास जो होता है पुलिस को कॉल करता है और सारी हकीकत बता देता है कि उसने इन तीनों लोगों को बुरी तरीके से आग में जलाया है। पुलिस वहां पर आती है और जब देखती है कि तीनों यानी ज्योति और उसके दोनों आशिक सोनू और विकास बुरी तरीके से जल चुके हैं तो पुलिस उन्हें जेल ले जाने की बजाय अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में तकरीबन 6 से 7 महीने तक उनका इलाज चलता है। इसके बाद जब वह तीनों लौट करके घर आते हैं तो उनको लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। लोग कहते हैं कि इनकी करने की सजा इन्हें मिल चुकी है। जिस सुंदरता पर ज्योति को घमंड था वह सुंदरता अब कुरूपता में बदल गई थी। ज्योति की देखना भी लोग पसंद नहीं कर रहे थे। अगर वह अपना चेहरा आईने में देख लेती थी तो अपने आप से डर जाया करती थी। अब ज्योति को अपनी करनी पर पछतावा होने लगता है और अब वह जान चुकी थी कि उसने अपने पति को धोखा दिया, इसीलिए परमात्मा ने उसे ऐसी सजा दी। इधर सोनू और विकास की भी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी और अब उन दोनों को जेल में भी भेज दिया जाता है दोस्तों। अब इधर ठाकुरदास जो होता है अपने बेटे का इलाज पूरी जान लगा करके करवाता है। तकरीबन कुछ ही महीनों में ठाकुरदास के बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। जब ठाकुरदास के बेटे रविंद्र की रोशनी वापस आ जाती है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी का चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। उसे देख करके वह डरने लगता है। वो कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। तब ठाकुरदास पूरी कहानी अपने बेटे को बताता है तो रविंद्र उस कहानी को अपनी पत्नी की असलियत को जान करके अपने सर को पकड़ लेता है कि क्या मेरी आंखों की रोशनी चले जाने के बाद पूरा संसार इस तरीके से बदल सकता है। दोस्तों अब रविंद्र जो होता है किसी सी तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करने लगता है और अपनी उसी पत्नी ज्योति के साथ रहने लगता है। लेकिन अब रविंद्र और ज्योति के बीच में नफरत की दीवार खड़ी हो चुकी थी। अब ना तो रविंद्र ज्योति को उस तरीके से चाहता था और ना ही उसके साथ खुश रहा करता था। ज्योति को अपने की का पछतावा हो रहा था। अब रविंद्र ज्योति की तरफ देखता भी नहीं था। दोस्तों अब आखिरकार ज्योति करती तो क्या करती। अब उसे अपनी करनी का इतना पछतावा होता है कि एक दिन वह अपना घर छोड़कर चली जाती है और घर से बहुत दूर करके सड़कों पर यहां वहां टहलने लगती है। धीरे धीरे ज्योति की हालत ऐसी हो जाती है
कि वो सड़कों पर भीख मांगने लगती है और इसी तरीके से वह भिखारियों की टोली में शामिल हो जाती है। इधर रविंद्र और उसका पिता ठाकुरदास जो होता है, अपनी मेहनत मजदूरी की दम पर बच्चों की परवरिश करते हैं और उनके बच्चे आज जवान हो चुके हैं, शादी योग्य हो चुके हैं। दोस्तों, आखिरकार आप इस कहानी पर क्या कहना चाहते हो? कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर से एक और अजीबोगरीब दास्तान लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं चुकी थी। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।